हेलो दोस्तों, न्यूज़ ऑफ टॉक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। और आज मैं बात करने वाला हूँ शिवसेना के सुप्रीमो और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में। बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना ये अपने टाइम में महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल पार्टी मानी जाती थी। जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। और जिसके एक इशारे पे सारा महाराष्ट्र रुक जाता था। जब बाला साहेब बोलते थे ना बंबई बंद बंद तो बंद, पूरा महाराष्ट्र बंद कर देते थे। त्यांचा जो आवाज होता तो बरोबर सत्यासाठी होता आणि इट वॉज ऑलवेज फॉर द राईट। बाळासाहेब बिंदास होते, असं एवढी डेअरिंग कोणी करू शकत नाही कुठचा नेता। दंगल बाळासाहेबांच्या भाषणामुळे झाली, दंगल बाळासाहेबांच्या अग्रलेखामुळे झाली, सगळा माझ्याचमुळे झालं, त्यांना पोरं झाली माझ्यामुळे झाली। और वो बाला साहेब ठाकरे जी ही थे जिन्होंने शिवसेना को महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में पावर हाउस बनाया था और हिंदुत्व उनकी और आइडियोलॉजी थी। यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। बाळासाहेब थे, उनके लिए तो जान यानी बहुत अलग व्यक्ति थे वो। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में एक शेर हुआ करते थे जिनको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहते थे। बाला साहेब ठाकरे जी ने अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी। उनके कार्टून सोशो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल पर बेस रहते थे। चाहे मुस्लिम लीग हो, कम्युनिज्म हो या फिर करप्ट पॉलिटिशियन हो, उनके कार्टून फ्री प्रेस जर्नल जैसे बड़े मीडिया आउटलेट में छपने लगे थे। उनका कार्टून का करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद उन्होंने 1960 में मार्मिक नाम का वीकली मैगजीन लॉन्च किया अपने भाई श्रीकांत ठाकरे जी के साथ। ये श्रीकांत ठाकरे जी ही राज ठाकरे के पिता है। तो मार्मिक मैगजीन महाराष्ट्र में बहुत ही पॉपुलर हो गया था। बाला साहेब मराठी लोगों की समस्याओं को मार्मिक में एड्रेस करने लगे थे। बेसिकली वो इस बात पे नाराज थे कि महाराष्ट्र में गुजराती और साउथ इंडियन माइग्रेंट की वजह से मराठी मानुस महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट जॉब से वंचित रह रहे थे। बाला साहेब ने मार्मिक में मराठी मानुस का एक कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश किया जहाँ वे अपने मराठी लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने स्वाभिमान पर गर्व करना सिखाया था। और ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक इमोशनल और एक कल्चरल आइडेंटिटी का सोर्स बना। और धीरे धीरे ये मैगजीन महाराष्ट्र के लोगों की दिल की आवाज़ बन गई थी। सलाम अन्ना, सलाम पन्ना, सलाम अय्यर, बराबर बोला ना काका। अरे मेहमानों सम्मान है, हाथ जोड़ के स्वागत है, पर अगर कोई हमारी नौकरियां हड़पेगा, रोटियां छीनेगा तो जुड़े हुए हाथ उठ भी सकते हैं। बाला साहब समझ चुके थे कि ये जो सूडो सेक्युलर कांग्रेस और उसके डोमिनेशन में जो भारत का हाल है, इसमें हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की बात आगे बढ़ानी है तो एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और इसलिए बाला साहेब ठाकरे ने 19 जून 1966 को उन्होंने शिवसेना की स्थापना की। अनेक येत आहेत आणि भेटतायत। बहुरी समाज आलाय। आज सकाळी मला ते भेटून गेले। मी त्यांना काही प्रश्न केले। काय म्हटलं, कुठे जाणार? तेवढ्याला आता कुठे जायचं? आतापर्यंत जिथे गेलो तिथे काहीच जमलं नाही। आता मला शिवसेनेकडे दूसरा पर्याय नाही। शिवसेना मतलब छत्रपति महाराज की एक सेना जो इनिशियली सोशली ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मराठी मानुस को डेडिकेटेड की थी। शिवसेना ने मराठी यूथ के लिए 80% जॉब रिजर्वेशन की बात की थी। इन इशू की वजह से उनका लोकल सपोर्ट काफ़ी बढ़ने लगा। बाद में बाला साहब को ये रियलाइज हुआ कि ये उनकी डिमांड काफ़ी अनरियलिस्टिक है और इसलिए उन्होंने इस डिमांड को साइड में रखकर अपना पूरा फोकस कम्युनिज्म के खिलाफ लगाया। आणि यापुढे तर तुम्ही शपथ घेतली पाहिजे की जर संशय आला, पाकिस्तानवादी हे औलाद आहे, तुम्ही त्याला खत्म करा, हो आंकड़ा खत्म करा। 1970 के दौरान शिवसेना ने कम्युनिज्म के खिलाफ काफ़ी बड़ा विरोध शुरू किया और महाराष्ट्र के इंडस्ट्री में उनका इन्फ्लुएंस खत्म करने की कोशिश की। उस समय में कम्युनिस्ट और शिवसेना के बीच में काफ़ी वायलेंस भी शुरू हो गया और कुछ बड़े कम्युनिस्ट लीडर के मर्डर में शिवसेना पर भी आरोप लगाया गया। इस आरोप के चक्कर में बाला साहेब को जेल में डाल दिया गया। जब बाला साहेब ठाकरे जी को जेल में डाला गया तब उनके शिवसैनिक इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने बेसिकली पूरा महाराष्ट्र जलने लगा था। तब महाराष्ट्र के सीएम विलासराव नाईक ने इस वायलेंस को बंद करवाने के लिए डायरेक्टली बाला साहेब को एक लेटर लिखा। तब बाला साहेब ने पब्लिक से अपील की। तब जो काम पुलिस और सरकार नहीं कर पाई उनके एक अपील में कर दी। सारा वायलेंस खत्म हो गया और जो तोड़फोड़ शिवसैनिक ने की थी वो वापस उन्होंने फिर ठीक कर दी। और इस वजह से महाराष्ट्र की जनता बाला साहेब को सरकार से भी ऊपर मानने लगी थी, एक सुपर सरकार। एक शेर की तरफ गरजते थे। क्या बोलती तो हाती क्या खंडाला? अरे काय त्याला खंडाला काय जातोस काय कारगिलला? जसं वाघाच्या डरकाळीने अख्खं जंगल चिडीचूप होऊन जातं ना, तसंच बाळासाहेब स्टेजवर आल्यावर अख्खा महाराष्ट्र चिडीचूप होऊन जायचा। शिवसेना पण नेहमी सांगायची, माझा आवाज कोण असेल, माझी ताकद कोण असेल तर माझी महिला। बस महिलांना इतकं प्राधान्य होतं
काही विचारू नका. उनका दबदबा इतना बढ़ने लगा कि गवर्नर हाउस से ज़्यादा उनके घर मातोश्री में बड़े बड़े हाई प्रोफाइल विजिटर आने लगे थे. वो अमिताभ बच्चन हो या रजनीकांत हो या चाहे माइकल जैक्सन क्यों ना हो. बाला साहब ठाकरे को कांग्रेस की सूडो सेक्युलरिज्म और मुस्लिम अपीजमेंट से हमेशा सख्त नफरत थी. इसलिए बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा था कि हम माइनॉरिटी के साथ जस्टिस जरूर करेंगे, लेकिन शिवसेना भारत के हिंदू राजनीति को सपोर्ट करती है. उन्होंने कहा था जो अपने धर्म के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो अपने परिवार और अपने समाज के लिए क्या खड़ा होगा. महाराजांच्या विरोधात जे उभे राहिले 200 मुसलमान महाग पडले नाही महाराजांना महाग पडले 200 मराठी. त्यांची यादी त्या पुस्तकात आहे. जब 90s के दशक में कश्मीर का आतंकवाद अपने पीक पर था, जब कश्मीर के कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया जा रहा था, जब पूरा देश चुप बैठा हुआ था, तब अकेले बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले कश्मीर हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई. उन्होंने सिर्फ आवाज़ ही नहीं उठाई बल्कि महाराष्ट्र में उन्हें बसाया भी था. उनके रहने से लेकर एजुकेशन की व्यवस्था भी महाराष्ट्र के सभी कॉलेज में 5% सीट कश्मीरी हिंदुओं के लिए रिजर्व भी किए गए थे. और काफ़ी कश्मीरी हिंदुओं का कहना था कि इतने करने के बाद भी बाला साहब ठाकरे ने उन्हें कभी अपने वोट बैंक की तरह यूज़ नहीं किया. जब राम जन्मभूमि का मुद्दा उठ रहा था तब भी सूडो सेक्युलरिज्म के पीक पर बाला साहब ठाकरे ने बिना किसी झिझक के अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया राम मंदिर को. और जब बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद मुंबई में जो दंगे हो रहे थे तब शिवसेना के शिवसैनिक ओपनली हिंदू कम्युनिटी के सपोर्ट में खड़े थे. उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया. गौरव तो है बिल्कुल. आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है. इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया. जब 1993 में हिंदू भक्तों को धमकी दी गई थी अगर अमरनाथ यात्रा जाओगे तो वापस नहीं आओगे, तब बाला साहब ठाकरे ने ओपनली कहा था कि अगर एक भी हिंदू भक्त को खरोच आती है तो शिवसेना ये इंश्योर करेगी महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान हज के लिए कभी नहीं जा पाएगा. फिर क्या था, उस साल अमरनाथ यात्रा भी हुई और एक भी हिंदू को खरोच नहीं आई थी. बाला साहब ने कहा एक भी हमारे अमरनाथ यात्रेकरू जो श्रद्धालु है उसको बाल भी बाका हुआ, एक खरोच भी आए तो समझ लेना हज के लिए जो यहाँ से विमान हवाई जहाज उड़ते हैं ना मुंबई से तो उड़ेगे नहीं, पूरे देश में बंद कर दूंगा मैं. उसे कहते हैं शेर. जब इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद कांग्रेस वर्करों ने लगभग पूरे भारत में सिखों पर अटैक किए थे. दिल्ली में 3000 से ज़्यादा सिखों पर अटैक किया गया था, लेकिन मुंबई में बाला साहब ठाकरे की वजह से सिखों पर अटैक नहीं हुआ. बाला साहब ने ओपनली कहा था कि उनके रहते हुए महाराष्ट्र में किसी भी सिख को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. और उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी. इस बात को देश के पहले सिख प्रेसिडेंट जेल सिंह ने ओपनली एक्नॉलेज किया था और बाला साहब ठाकरे को अपना ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस किया था. बाला साहब ऐसे पहले लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान से भारत के सभी तरह के पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और स्पोर्ट रिश्ते खत्म करने की डिमांड की थी. उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में किसी भी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी को घुसने नहीं देंगे. उन्होंने ओपनली कहा था कि जब तक पाकिस्तान अपना क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तब तक भारत को पाकिस्तान के साथ एक भी क्रिकेट मैच खेलना नहीं चाहिए. बाला साहब ने लोगों का आह्वान किया है, जो देश प्रेमी जनता है, जो देशाभिमानी जनता है, कि ये मैच आप उखाड़ के फेंक दो, ये मैच मत होने दो और दिखाइए ये सरकार को और ये गद्दार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कि आज भी हमारे देश में राष्ट्रभक्ति का अंगार है और हम पाकिस्तान ने जो घाव दिए हैं, जो दहशतवाद हमारे देश में फैलाया है, हम उसको भूल नहीं सकते. हम क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था, ये करें हम. जो कि इतने सालों के बाद आज स्टेट पॉलिसी बनी है. ही वॉज अहेड ऑफ द कर्व. शिवसेना के शाखा और उनके सपोर्टर का हर जगह नेटवर्क था. इन सभी चीज़ों की वजह से बाला साहब की इतनी पॉपुलैरिटी महाराष्ट्र में हुई कि वे हिंदू हृदय सम्राट बन गए थे. शिवसेना के शाखा और सपोर्टर हर जगह थे और वो आम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे. कोई मिडिल क्लास फैमिली के कोई टैलेंटेड स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे की जरूरत है तो वो हेल्प भी कर रहे थे. गरीबों के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की थी. ब्लड डोनेशन कैंप भी अरेंज किया करते थे. और इसलिए भले ही इन पे आरोप लगे थे कि ये महाराष्ट्र में गुंडागिरी करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इनके सोशल वर्क की वजह से पब्लिक में इनका ओपिनियन बहुत हाई था. आई एम अ हिंदू, ए मैड हिंदू. You call yourself mad? Pardon? You call yourself Don't mad? be that smart. No, why? I put any invented commas to mad. बाला साहब ने यहाँ तक भी कहा था कि शिवसेना कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएगी. ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा. बाला साहब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी से बहुत खुश थे. जब एक बार एलके अडवाणी जी ने उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी पर उनका क्या विचार है, तब बाला साहब ने ये कहा था. एका वाक्यात आजही अडवाणी आहेत.
फोन करून विचारा त्यांना मी बोललो की नाही त्यांच्याशी हे वाक्य. म्हटलं अडवाणी जी माफ कीजिए, मेरा कहना इतना ही है, यही है, नरेंद्र मोदी गया गुजरात गया, हे माझं वाक्य. इसी कारण साल 1995 में महाराष्ट्र स्टेट असेंबली इलेक्शन में शिवसेना और बीजेपी एक साथ जुट गए और वो इलेक्शन में उन्होंने क्लियर मेजोरिटी के साथ पहली बार जीता. और बाला साहेब को राज सत्ता का वैसा लालच भी नहीं था. वे जब जीते तब वो गद्दी पर ना बैठकर मनोहर जोशी को चीफ मिनिस्टर बनाया था. और जब बाला साहेब ठाकरे जी का देहांत हुआ तब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 30 लाख लोग उनके मातोश्री पर आए थे. तो उनका इस लेवल का इन्फ्लुएंस और इस लेवल का रुतबा था. बाला साहेब शिवसेना के ही नहीं तो बल्कि पूरे महाराष्ट्र के सुप्रीम लीडर थे. और ऐसी पावरफुल लीडरशिप शायद ही महाराष्ट्र के इतिहास में फिर से कभी रिपीट हो पाएगी. जय हिंद, जय भारत.